आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 966वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज मुंशी प्रेमचंद जी की का जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। और हम मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन पर उनकी कहानियों का वाचन विगत 2-3 सालों से करते रहे हैं। और इस साल भी उनके जन्मदिन पर हमने पिछले साल पहले ही दिन ये कार्यक्रम आयोजित कर लिया था। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगी प्रख्यात कहानीकार डॉक्टर विमला भंडारी जी, जो कि सलीला संस्था से हैं, सलूम्बर राजस्थान में। और आप जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आपने आप हर साल सलूम्बर में साहित्य पर गोष्ठी का आयोजन करते हैं, बाल साहित्य पर गोष्ठियों का आयोजित करते हैं राष्ट्रीय स्तर की। और 5-5 दिन की कार्यशालाओं का आयोजन कराते हैं, जिसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पर मेरे को बुलाते हैं। यह कहना चाहिए सलीला संस्था और बाल प्रेरी के संयुक्त तत्वाधान में उस कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं। तो कोरोना काल के बाद गतिविधियां कुछ कम हुई हैं, तो आज उन्होंने हमको अपना समय दिया। मैं उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे बीच पल्लवी बिष्ट जी, और अध्यक्षता करेंगे अभय खेतवाल जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त वृंदा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ती रही हैं। और हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में भी आपकी भागीदारी रहती है। तो मैं स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार निजेगी जी डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे इस पटल पर जुड़ने वाले कई अतिथि साहित्यकार गण, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहा है। और आज हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त इस पटल पर प्रेमचंद जी की कहानियां का वाचन करेंगे, जैसा हम सबके संज्ञान में है। उनकी प्रेमचंद जी की कहानियां कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश में आम आदमी के मुद्दों को लेते हुए रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे कई साथियों ने अपनी सहमति दी है। जिन साथियों ने एक ही कहानी को ज़्यादा लोगों ने सहमति दी, तो उनका नाम हम नहीं जोड़ पाए हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच दीपा कॉलोनी जी जुड़े हैं, अभय खेतवाल जी जुड़े हैं, जानकी खेतवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, कमले कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच, मनोज जोशी जी, नरेंद्र पाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे बीच नीमा आर्या जी जुड़ी हैं चौखुटिया से, पल्लवी बिष्ट जुड़ चुके हैं, सरोजनी कुकरेती दीदी कोटद्वार से जुड़ी हैं, और सविता वैश्य जी अमेठी से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सुधीर तिवारी जुड़ चुके हैं, और उमा खेतवाल और कई साथी अभिभावक शिक्षक और नन्हे दोस्त जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं। बस जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जिन साथियों ने अपनी कहानी दी है, यद्यपि मैंने उनको बता दिया कि ये कहानी आपसे पहले दूसरे ने दी है, आप दूसरी कहानी ढूंढिए। शायद हमारे दोस्तों ने ख्याल किया होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ संचालन के लिए वृंदा जी को। वृंदा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? वृंदा जी, आप जुड़ी हैं क्या? वृंदा जी हमारे साथ जुड़ी हैं? अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो चलिए, वृंदा जी हमारे साथ जुड़ेंगी। समय का सदुपयोग करते हुए मैं एक बार सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच पल्लवी बिष्ट जी जुड़ चुकी हैं क्या? पल्लवी बिष्ट जी। जी सर। हाँ, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि पद पर आप हैं। और हमारे कई दोस्त कहते हैं हमको अध्यक्ष बना दें और संचालन करेंगे दूसरे। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं। आपकी मंशा है, आप कहते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। और जो साथी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति आत्मविश्वास के साथ देते हैं, हम उनको अध्यक्ष बनाते हैं, संचालन कराते हैं, विशिष्ट अतिथि बतौर जोड़ते हैं। तो आपको कहने की जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी आप कहते हैं, मेरे को अच्छा लगता है कि कम से कम आपके मन में कुछ है। तो मैं आमंत्रित करता हूं पल्लवी बिष्ट जी को। पल्लवी जी, स्वागत है आपका।
पल्लवी जी, अपनी आपके यहाँ नेट काम नहीं कर रहा? कल भी आपके यहाँ नेट नहीं कर रहा था एक बार। चलिए, मैं अगले प्रतिभागियों में नीलाक्षी कॉलोनी हमारे बीच हैं, नंबर 1 पर प्रतिभागियों में नीलाक्षी जी। पांडे सर, मेरी आवाज आ रही? पांडे हाँ सर, बिल्कुल आ रही, साफ साफ आ रही, चलिए। आवाज आ रही, आवाज आ रही। पल्लवी जी जुड़ गई हैं, हाँ, पल्लवी जी पल्लवी जुड़ जुड़ गई। गई हैं और हमारे बीच वृंदा भी जुड़ गई हैं। वृंदा जी, मैं पहले आपको चलिए आमंत्रित बहुत करता हूँ। जी सर, आभार आपका। स्वागत। सर, मैं फिर स्टार्टिंग से ही शुरू करूं? हाँ, बिल्कुल शुरू से करिए। जी। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम मैं ज्ञानमानों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से कक्षा 7 की छात्रा मैं वृंदा आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं मेरे साथी और अभिभावकों का मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि सर, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप, स्वागत है आपका। आवाज आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विमला भंडारी जी, सलीला संस्था सलूम्बर राजस्थान से, एवं हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट, कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। अध्यक्षता कर रही श्री अभय खेतवाल जी, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। मैं आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो आज की कार्यशाला, सर एक सेकेंड, सर माफ कीजिएगा, यहाँ पर हरिद्वार में टावर की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई बात नहीं, आप बढ़ाओ, जी चलेगा जी। हाँ जी। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आप सभी के साथ बाल प्रहरी के सम्मानित मंच पर जुड़ने के बाद मेरा जो अनुभव रहा है उसे साझा करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम में श्री प्रकाश चंद पांडे जी के माध्यम से जुड़ी, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। मैं बाल प्रहरी के मंच पर पहले भी अनेक विधाओं में प्रतिभाग कर चुकी हूँ। मुझे श्री उदय किरोला जी ने प्रतिभागी से विशिष्ट अतिथि से अध्यक्ष और अध्यक्ष से संचालक बनने का अवसर प्रदान किया। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि प्रतिभागी से संचालक तक का सफर एक बहुत अनोखा और रोमांचक सफर होता है। मेरे लिए भी ये सफर बहुत खूबसूरत रहा। मेरा ये सफर मेरी कई गलतियों को सुधारता हुआ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते हुए मुझे आगे बढ़ाता गया और मुझे सफलता प्रदान करता चला गया। आज की कार्यशाला हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कहानी वाचन कार्यशाला है। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे इतिहास के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास आदि लिखे हैं। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई को 1880 को वाराणसी के नजदीक लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था और वह डाकखाने में एक मामूली नौकरी करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ जब 8 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। आगे चलकर उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद उनका 8 अक्टूबर 1936 को निधन हो गया। हिंदी में अनेक लेखक हैं जो चित्रण करना जानते हैं, लेकिन समाज की गहरी समझ का अभाव है। इसके कारण उनके चित्रण में वह गहराई नहीं दिखती जो प्रेमचंद जी की कहानी में दिखती है। प्रेमचंद जी की महानता का जो दूसरा एक बड़ा कारण है वो ये है कि वह गरीबों, किसानों और धर्मनिरपेक्ष समाज के प्रति गहरा लगाव रखते हैं।
वे साहित्य के जरिए प्रचार करने से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने एक सामाजिक उपयोगिता की बात की कि वे चाहते थे कि साहित्य लोगों को जगाए, उनमें समाज और उसकी दमनकारी व्यवस्था को चुनौती देने की इच्छा पैदा करें, और सबसे बढ़कर वे चाहते थे कि एक विशेष वर्ग के बंधनों से मुक्त हो। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 को मैं उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी मां शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अभिभावकों और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं पल्लवी बिष्ट कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से हमारे प्रेरणा स्रोत बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाल प्रहरी के 966वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि के लिए आमंत्रित किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्मदिन है, जो कि कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। और आज के मुख्य अतिथि है डॉक्टर विमला भंडारी, सलीला संस्था सलूम्बर राजस्थान से। मैं आपका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की अध्यक्षता करते मेरे भाई अभय खेतवाल कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मंच का बेहतरीन ढंग से संचालन करती मेरी बहन वृंदा गोरखनाथ पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। जी बहन, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और आपका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और चैट बॉक्स से हमारी प्रेरणा बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और श्री श्याम प्लट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे प्रेरणा स्रोत बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी। सर, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मुंशी प्रेमचंद जो कि कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, और आज उनका 144वां जन्मदिन है। तो इसी अवसर पर आदरणीय उदय किरोला सर जी ने हम बच्चों के लिए इस कार्यशाला को रखा, और इस कार्यशाला में हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की अनेक कहानियों को एक ही मंच पे सुन सकते हैं। तो अब मैं भी अपनी इस कहानी को प्रस्तुत करती हूँ। तो जिस पुस्तक से मैंने ये कविता ली है, वो पुस्तक का नाम भी उसी कहानी के आधार पर रखा गया है, नमक का दरोगा। और मेरी कहानी का नाम भी है नमक का दरोगा। तो और मुझे इसका सार सुनाना है, तो मैं अपनी प्रस्तुति आरंभ करती हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, जब सरकार ने नमक का व्यापार करना शुरू किया, तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए छुप के व्यापार करने लगे। वे रात को समुद्र से नमक लाते और फिर उन्हें बेचते और ऐसे पैसे कमाते थे। तो इसको बंद करवाने के लिए उस समय की सरकार ने एक पद रखा गया। उस पद का नाम था नमक का दरोगा। और जो वकील और बाकी लोग, जो पटवारी वकील, वो भी एक संजय नाम का लड़का रहता था। तो उसको और उसके पापा बहुत बड़े ज्ञानी थे, मतलब उसके पापा बहुत ज्ञानी थे और ऐसी ग्राम के लिए काम करते थे, लोगों के लिए। उसके पापा कहते हैं कि बेटा, तूने हमारे घर की स्थिति देखी है और हमारी बेटी की भी शादी नहीं हो रही है, तुम्हारी बहन की मतलब, तो जो
होता है वो पूर्णमासी की चांद की तरह होता है। जो पूर्णमासी के दिन यानी चांद पूरा आता है तो वैसे ही वेतन भी पूरा आता है, और फिर धीरे धीरे जैसे चांद घटता रहता है तो आपको वेतन भी घटता रहता है, और अमावस्या की रात को वो पूरा मतलब खत्म हो जाता है, चांद मतलब पूरा मतलब ढक जाता है, और वैसे ही आपका वेतन भी पूरा खत्म हो जाता है। तो वही अपनी बात को सुन के, जो संजय अपने पिताजी की बात को सुन के नौकरी ढूंढने गए, और उन्हें वो नौकरी ढूंढते ही उन्होंने सीधे नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई। और वो बहुत अच्छे थे, ईमानदार थे, और वो पैसे इधर उधर से कमाना नहीं चाहते थे। वो ईमानदारी और अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहते थे, और वो बहुत ईमानदार भी थे। तो एक रात जब उनको 6 महीने हो गए थे लगभग आए हुए, पर वो अपने काम में इतने कुशल हो गए थे 6 महीने में ही, कि वो अपना काम इतने अच्छे से संभाल पाते थे। तो फिर वो एक दिन सो रहे थे सब सारे दरोगा, तो वो ना नदी के किनारे था जहाँ पे वो सो रहे थे। तो वो जब सो रहे थे तो उनको तो आवाज आनी चाहिए थी नदी की, पर उनको आवाज आई किसी के चलने की, बैलगाड़ी की चलने की। तो वो सीधे उठ के बाहर गए अपने घोड़े में, उन्होंने देखा कि बहुत लोग नमक ले जा रहे हैं। तो वो नमक ले जा रहे हो और किसके लिए ले जा रहे हो? तो उनमें से एक ने कहा कि हम ये जो यहाँ के बड़े वो है सेठ जी, उनके लिए ले जा रहे हैं। तो वो कहता है फिर तो इसमें क्या है? तो वो समझ जाता है कि इसमें नमक होगा, तो लोग बता देते हैं कि इसमें नमक है। और पीछे जब वो सेठ सो रहा होता है तो वो उठ के आया होता है और बोलता है कि हमें ले जाने दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, और फिर उसके बाद तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपने को भी अपना काम करने दो। पर जो संजय था वो बहुत ईमानदार था, तो उसने कहा चाहे तो मुझे 1 लाख भी दे दो, मैं नहीं मानूंगा। ऐसी बात 25,000 तक चली गई। तो उसने कहा कि नहीं, जब तुम 25 लाख 50 लाख कितने भी दे दो मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो फिर आखिर में वो चलने लगे। और जो संजय के साथ का एक साथी आया था, वो मन में सोचा था कितना बेवकूफ है, 25,000 तक मिले तब भी नहीं सोच रहा, अपनी ईमानदारी से इसने इतना अच्छा मुनाफा मिला था वो भी गवा दिया। तो फिर वो उसे ले गए कोर्ट की तरफ ले गए, उस सेठ को ले गया वो संजय। और तो संजय ने कहा कि ऐसा, संजय ने सब कुछ बताया उसको। तो सेठ ने कहा कि मैं सिर्फ पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो पैसों के कारण सेठ जी जीत गए थे, और संजय को भी कैद नहीं किया गया, तो संजय को भी छोड़ दिया गया। दोनों की बातों को मान लिया गया और उनको छोड़ दिया गया वहां से। तो संजय को थोड़ा बुरा भी लगा। फिर उसके बाद संजय को नौकरी से हटाया गया, क्योंकि संजय के खिलाफ हो चुका था कोर्ट, तो संजय को नौकरी से हटाया गया। तो फिर वो जैसे अपने घर आया तो उसके पिता ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, उसकी माँ ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई कि एक तो तेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, और फिर तो ऐसे नौकरी छोड़ आया, क्या चल जाता तेरा, तू अगर थोड़ा सा पैसे हड़प भी लेता। तो फिर वो कहते हैं नहीं पिताजी, आपने तो मुझे कहा था कि हमेशा सच्चाई की राह में चलना, और आप भूल गए। तो उसके पिताजी को बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, उसके संजय बेटे को भी। पर संजय अपनी तरफ से बिल्कुल मतलब शर्मिंदा नहीं था संजय। तो संजय अपनी तरफ से भी गलत नहीं था। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद एक दिन वहां पे सेठ आया, और सेठ ने कहा कि मैं अब इसको अपने साथ ले जाना आया हूँ, और मैं इससे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो फिर उनको थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ कि क्या हुआ होगा, कुछ करने तो नहीं आए ये। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल जो मेरा पैसों का कारोबार है उसमें रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक ईमानदार व्यक्ति भी चाहिए। और फिर उसके बाद उसे रख लेते हैं और उसे दुगना तनख्वाह देते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि हमें सच्चाई की राह में चलना चाहिए। सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी इस कहानी को सुनने के लिए अपना वक्त निकाला। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने जो कहानी सुनाई नमक का दरोगा, इस कहानी से मैंने भी ये कहानी एक जगह पढ़ी थी, इसका सार पढ़ा था, और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, मतलब उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें गरीबों के साथ सहानुभूति और उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसी कई सीख हमें इस कहानी से मिलती हैं। तो अब बाकी प्रतिभागियों को बुलाने से पहले मैं आप सभी को आज के कार्यक्रम के कुछ नियम बताती हूँ।
पहला नियम ये है कि जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो उसके बीच में आप सभी अपना माइक बंद रखें और बिन वजह किसी प्रतिभागी की प्रस्तुति के दौरान उल्लंघन ना करें। दूसरा नियम, जब आपकी प्रस्तुति हो तब आप अपना माइक, कैमरा दोनों ऑन करके प्रस्तुति दें। अब मैं आज की हमारी पहली प्रतिभागी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7, मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 को मैं आमंत्रित करती हूँ। JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? नीलाक्षी जी, क्या आप उपस्थित हैं? हमारे दूसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी कक्षा 5, सेठ आनंदरम जयपुरिया स्कूल। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी की कार्यशाला है, तो और आज बाल प्रहरी की कार्यशाला में हमें मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां हमें प्रस्तुत करनी है। तो जैसा कि आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, तो मैं आज उनके जन्मदिन पर उनकी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुराना मगन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिन्हा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना उनके कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के आकर से ही कोई दूसरा सहारा नहीं। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसके परिमाण पूर्ण ना होते अथवा बाजार में कोई ही वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था। वे गला फाड़ फाड़ के रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जी बहन, आपका माइक बंद हो गया है शायद। हम अगले प्रतिभागी की ओर चलते हैं। हमारे आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी कक्षा 5, सेठ आनंदरम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? यशस्वी जी, क्या आप उपस्थित हैं? हमारे अगले प्रतिभागी मेरे भाई श्री दिव्यांश खेतवाल जी कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम दिव्यांशु खेतवाल, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली है और आज के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को मेरा सादर प्रणाम। और मैं उदय किरोला सर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम आज की सूची में रखा है। और आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है दो भाई। बहुत समय की बात है। सोनपुर गांव में कलावती के 2 पुत्र थे, केदार और माधव। केदार सबसे बड़ा बेटा था और माधव छोटा। कलावती के मन में प्रेम की उमंग आ जाती। दोनों
दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ कंधे में बाहें डालकर खेलते थे। साथ साथ केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर चुस्त था। दोनों एक साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और समय बीतने में जवान होने पर दोनों की ब्याह हो गई। केदार की पत्नी चंपा चंचल थी। माधव की पत्नी श्यामा सांवली रूप राशि की थी, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला। दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। समय बीतने पर दोनों के संतान हुए। धन्यवाद। वृंदा जी आगे बुलाइए अगले प्रतिभागी को। वृंदा जी, इतना नेट चला जी गया सर। जानिए किरोला जी। हाँ वृंदा जी आगे जी बुलाइए। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बुलाइए अगले प्रतिभागी। जी सर। तो भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। अब हमारे अगले प्रतिभागी मेरे भाई श्री विजय सिंह हरडिया जी, कक्षा 7 से राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? विजय जी, क्या आप उपस्थित हैं? अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी को हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ठीक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वृंदा। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती विमला भंडारी जी, विशिष्ट अतिथि और बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय वृंदा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीति, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण। जैसा भी किरोला जी ने बताया था, यहाँ भी बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है और मौसम बहुत खराब है और मुझे लग रहा है नेटवर्क भी कम ही चल रहा है। लेकिन फिर भी आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियों का वाचन हो रहा है, जो धरातल से जुड़ी हुई कहानियां हैं, निश्चित रूप से बच्चों को उससे बड़ी प्रेरणा लेने की जरूरत है और बहुत ही समझने की जरूरत है। बड़ी गहरी समझ वाली कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान में जो उन्होंने कहा है उसे मैं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब पुरुषों में महिलाओं के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, अर्थात महिलाओं में इतने देवीय गुण होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी कहानी को कागज से पढ़कर ना बोलें और कैमरा ऑन कर बोलें। तो हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी हिमांशी रौतेला, कक्षा 8, विवेकानंद इंटर कॉलेज रानी धारा अल्मोड़ा से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? हिमांशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? हमारी अगली प्रतिभागी ईप्सिता चमियाल, कक्षा 8, मेरी बड़ी बहन, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? अगले प्रतिभागी श्री दीपांशु भोज, कक्षा 6 से ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला रेनापानी अल्मोड़ा से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक
स्वागत है। आप अपना कैमरा ऑन करके प्रस्तुति दीजिए। जी। मेरा नाम दीपांशु घोष है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला टीना पानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मुक्ति मार्ग। एक किसान था जिसका नाम झिंगुर था। इस साल उसने 3 बीघे खेत में ऊन की खेती की थी। उसे फसल को देखकर वह हमेशा घमंड में रहता था। गांव के बनिए उसकी खुशामद करने लगे थे। अच्छी खेती देखकर वह मन ही मन तमामन खूबे बांटने लगा था। अच्छी खेती देखकर वह मन ही मन में तमाम मखूबे बांट रहा था। एक दिन झिंगुर अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था कि तभी वृद्ध बुद्धू गरेरिया अपने भेड़ों के झुंड के साथ आता हुआ दिखाई दिया। दीपांशु जी, आपका माइक शायद अब बंद है। तो हमारे अगले प्रतिभागी की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे आज के 8वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई श्री कार्तिक तिवारी जी, कक्षा 8, विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं भैया? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी के सम्मुख मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक कहानी पूस की रात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से। हलकुल ने आकर कहा, सहना आया है, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी वहीं झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी ने कहा, 3 रुपए तो हैं, क्या उसे भी दे दे हम? कंबल किससे आएगी? पूस और माघ की रातों में खेतों में कैसे गुजारी जाएगी? पूस और माघ की रातें खेतों में कैसे गुजारी जाएगी? हल्कू वहीं थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा। पूस सर पर आया था, बगैर कंबल के खेत में रात कैसे कटेगी? ये सोचता हुआ वह अपना भारी जिस्म लिए हुए, जो उसके मन को गलत साबित कर रहा था, अपनी बीवी के पास गया और खुशामद कर बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह बचे। कंबल के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करते हुए बोली, कर चुप के दूसरी तरकीब। जरा सुनो, कौन तरकीब करोगे? कौन तरकीब करोगे और कैसे कंबल लाओगे? मर नहीं जाओगे ठंडों की रात में, पूस की रात में? हल्कू रजदा होकर बोला, तू क्या गालियां खाओ? मुन्नी कहे, गाली क्यों दूंगी? मैं सही कह रही हूँ, पूस की रात कैसे कटेगी खेतों में? उसके तत्पश्चात हल्कू खेत में चला गया। हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत में गया था। थोड़ी देर तक जब हल्कू को ठंड लगी तो हल्कू ने वहां आग जला ली। आग जलाने के बाद जब उसे अत्यधिक ठंड लगी तो हल्कू ने अपने कुत्ते पे लिपट गया और उसे तब गर्मी लगने लगी। कुछ देर बाद जबरा से हल्कू ने कहा, आग के ऊपर उछलते हुए, कि चल तू भी कर सकेगा यह। कुत्ता सिर्फ उसे देखता रहा और हल्कू 2-3 बार ऐसा करते हुए कुत्ते को चिढ़ाने लगा।
जब हल्कू फिर सो गया। सुबह हुई, फिर जब हल्कू उठा तो हल्कू ने अपने कुत्ते को ना पाया। कुछ देर बाद जब उसका कुत्ता नहीं दिखा तो उसने कहा, जबरा अब घर नहीं चलेगा का? तो कुछ देर ऐसी आवाज लगाने के बाद उसे उसका कुत्ता मिल गया और वो दोनों घर चले गए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी बहुत अच्छी कहानी थी, आपकी प्रस्तुति देने का तरीका बहुत अच्छा था। अब इसी के साथ मेरी बड़ी बहन कक्षा 11 से कुमारी काव्यांजलि राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया अल्मोड़ा से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काव्यांजलि है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज चकुटिया है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गोदान। इस शीर्षक में उन्होंने मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। इस कहानी में होरी नामक एक किसान है जो बहुत मजदूरी मेहनत करता है, अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन भाग्य का हारा होरी बहुत से कर्जे में दबा होता है। वह राय सेठ के यहाँ काम भी करता है। कई वर्षों से होरी की एक लालसा होती है कि उसके घर में भी एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे भी दूध और दही खा सके। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। तभी भोला बताता है कि उसके वहां इतनी गाय हो गई है कि उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। भोला की पत्नी भी मर चुकी होती है और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है ताकि वह उससे शादी कर सके। होरी इसी बात का फायदा उठाकर कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की, और वैसे भी तुम्हारे वहां इतनी सारी गाय की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूंगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है। मिनट, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप कागज से देखकर ना कहानी को ना पढ़ें। जी बहन, मैं कागज से नहीं पढ़ रही हूँ। जी जी अब आगे कहिए, कहानी सुनाइए आगे। जी तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ लूंगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है कि दुल्हन वाली बात होरी से कहता है कि आप अपनी दुल्हन वाली बात मत भूलना। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। भोला भी विविधा बेटी चुनिया होरी के बेटे गोवर से प्रेम करने लगती है और गोवर उससे घर से भगाने का विचार बना लेता है, परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने छोड़कर और मां बनकर शहर की ओर भाग जाता है। होरी की पत्नी धनिया धर्म पर चलते हुए उसे बहू स्वीकार कर अपने घर में ले लेती है, परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती और होरी के सामने शर्त रख देता है कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपना घर के बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी मित्रता टूट जाएगी। उसके बाद मेरी जो तुम्हें गाय दी है, तो मैं गाय अपने पास वापस ले लूंगा। और पंचायत में भी जुनिया के कारण होरी और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपनी खेती की आधी फसल पंचायत को देनी पड़ती है, जो कि गांव की ही कुछ लोग का पचंद था। होरी का जो छोटा भाई था उसके भी साथ यही हुआ था, और इस तरह होली के पास कुछ भी नहीं बच पाता है। वह फिर से मजदूरी करने लगता है और गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। अपने पिता का सारा कर्ज चुका देता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण उसकी दो बिटिया सपना और रूपा खेतों में कार्य करना पड़ता है और कुछ दिन बाद होरी की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद पंडित द्वारा यह माना जाता है कि होरी की पत्नी धनिया अपनी बर्दिया वाली भोजन व
क्रियाक्रम करने वाले पंडित को एक गाय दान में दे देगी। तभी धनिया सोचता है कि जीते जी तो मैं गाय को सुख प्रदान नहीं हुआ और उसकी मृत्यु के पश्चात भी यह पंडित गाय को दान कर देता हूँ। पंडित बिना गाय लिए क्रियाक्रम करने से मना कर देता है और होरी की पत्नी धनिया को वहीं पर जो होरी की पत्नी होती है और वो वहीं पर बेहोश जाती है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी कहानी बहुत सुंदर थी। इसी के साथ अब हम आज के अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर विमला भंडारी जी, सलीला संस्था सलूम्बर, राजस्थान से, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। मैम, क्या आप उपस्थित हैं? मैम, आपका माइक बंद है। जी मैम। नमस्कार स्वागत है। सभी बाल प्रहरी के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी को नमस्कार कहती हूँ और बच्चों का बहुत अच्छा कार्यक्रम सुन रही थी और चूंकि आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है, उस उपलक्ष्य में विषय भी बहुत अच्छा चुना गया कि उनकी कहानियों को सुनाया जा रहा था और बीच में ही मुझे बोलने से लिए कहा है हमारी आज की संचालक कुमारी वृंदा ने। तो बच्चों का जो आदेश है वो सिर माथे बच्चे कहेंगे, उनकी सभा चल रही है तो हमें कुछ कहना ही है। तो सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की प्रत्यक्षदर्शी बनने का, सहभागिता करने का, अतिथि बनाए जाने पर मैं बाल प्रहरी के संपादक उदय जी किरोला को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को सुनने का, एक सहभागिता करने का अवसर दिया और ये बात भी मानती हूँ कि मैं बहुत लंबे समय बाद इस कार्यक्रम से फिर से जुड़ पाई हूँ। इस बात की मुझे खुशी है। कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं अभय खेतवाल जी, जो कक्षा 7 के बच्चे हैं बागेश्वर से, उनका भी स्वागत करती हूँ, नमस्कार कहती हूँ। विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी बिष्ट जी से भी का भी स्वागत करती हूँ और मुझे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं हमारे अच्छे बड़े वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्याम पलट जी पांडे, जो हमेशा बच्चों के साथ बड़ी सक्रियता से और बड़े पावन मन से जुड़ते हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और निसंदेह ऐसे कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत प्रेरक होते हैं। उन्हें अपनी बात कहने के लिए एक मंच मिलता है और मंच ही क्यों, मतलब अभिव्यक्त करने से अपनी बात को, उनमें एक जो भीतर छिपी हुई प्रतिभा है उसमें निखार आता है, उनका संकोच दूर होता है। देखा मैंने कुछ बच्चे इतने अच्छे से कहानियों का पाठ कर रहे थे, बकायदा उन्होंने अपना परिचय दिया, अपनी कक्षा और अपनी जगह का नाम दिया। हालांकि वो जो इसमें सूची में जैसा दे रखा है था कि भाई 11 बच्चे जो हैं वो इसमें भाग लेंगे, थोड़ा सा विलंब से मैं जुड़ पाई हूँ, किंतु जितने भी बच्चे जुड़ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो बराबर उनको सुनने को अवसर मिल रहा था मुझे। और जो ने और जैसा कि था कि आदेश की बिना कागज या कोई किताब रखे हुए उनको खुद को मन से कहानी को सुनाना था, तो बच्चे की कहानियों को पढ़े और उनको सुनाया उन्होंने। उसकी रात मैंने सुनी कहानी, नमक का दारोगा सुना और शायद अभी गोदान पे भी बात हो रही थी। तो इस तरह से गोदान चूंकि कहानी नहीं होकर के मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, उसी तरह से उनका
निरमला भी बहुत चर्चित उपन्यास रहा है। ये बात बच्चों को बता देती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा गया है, क्योंकि उनको कहानियों से भी ज्यादा उपन्यास में पाठक वर्ग ने उनको मान्यता दी है। साहित्यकारों ने उनको मान्यता देते हुए उन्हें उपन्यास सम्राट कहा है। उन्होंने समाज को बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास दिए हैं। तो बात चूंकि आज कहानी पाठ की थी, तो मैं फिर से कहानी पाठ की ओर घूमती हूँ। उसकी रात में जो संघर्ष चलता है कंबल के लिए और किस तरह से स्थितियां बनती हैं, उस कालखंड में भारत के गांवों के अंदर क्या किसान की स्थिति थी, उसकी खेती थी और उसकी किस तरह की कितनी आर्थिक स्थिति थी, क्या उसके पास आय के साधन थे और किस तरह का सामाजिक जीवन था, उसको बहुत मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से और बहुत संवेदनशील तरीके से प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में पिरोया है। बचपन की पढ़ी हुई कहानी हामिद का चिमटा तो मेरे मन पे आज भी उतना ही ताजा रचा बसा हुआ है। आज भी जब उस कहानी को चाहे मैं पढूं चाहे ना पढूं, मुझे हामिद और उसकी दादी का ख्याल आ जाता है। जो वर्णन उसमें चलता है कि हामिद ने किस तरह से कपड़े पहने थे, कैसे वो तैयार होकर के सज धज करके मेले में गया था और दादी ने जो रुपए दिए थे, उन रुपयों से कितनी सारे चीजें उसको आकर्षित की थी। उसके जो दोस्त थे वो तरह तरह की मेले में से मिठाइयां और चीजें लेके खा रहे थे। कोई झूले में झूल रहा था, कोई डॉलर में बैठ रहा था। उसका ये सब करने का बहुत मन कर रहा था, किंतु पैसे इतने कम थे कि उसने सोचा कि नहीं, अभी ये चीज नहीं करूं, वो नहीं करूं, मैं बचा के रखूं, अभी पूरा दिन है। तभी उसकी नजर पड़ती है लोहे का सामान बेचने वाला खा हुआ था उनके साथ। हामिद की नजर उस चिमटे पे पड़ती है, तो हामिद के एकदम मन में दादी का ख्याल आता है कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं चूल्हे पर। वो चिमटे के बिना रोटी को उतारती है, उनके पास चिमटा नहीं है। अगर मैं चिमटा खरीद लेता हूँ तो उनके हाथ जलने बंद हो जाएंगे। इस तरह से उसने उस चिमटे को खरीद लिया और वो बहुत खुश होता है कि आज उसने चाहे दिन भर में कुछ नहीं खाया और चाहे मैं झूले में नहीं बैठा। उसको लगता है उसके जो सारे दोस्त थे उन्होंने फिजूल में अपने पैसे को उड़ाया है, पैसे का कोई उपयोग नहीं किया, फिजूल में पैसे को बर्बाद कर दिया है। किंतु उसने बहुत उपयोगी सामान लिया है जिससे वह दादी की कोई मदद कर पाएगा, क्योंकि उसके परिवार में वो और उसकी जो बूढ़ी दादी है वो दो जने ही रहते थे। एक बालक के मन में संवेदनाओं को जागृत करने के लिए अपने बुजुर्ग लोगों के प्रति जो आदर सम्मान और प्रेम की भावना दिखने को मिलती है, मेरे ख्याल से ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में है। और यही कारण है कि आज मैं लगभग जीवन के 70 दशक पार करने आई हूँ और मुझे बचपन की कहानी ज्यों की त्यों मन में अंकित है। और जो बच्चे अभी कहानियों से जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये किरोला साहब जो बच्चों में साहित्य के प्रति लगाव जगा रहे हैं, उनको बड़ी मेहनत करके उनको इसमें जोड़ते हैं। हालांकि बच्चों पे पढ़ने का बहुत दबाव होता है, फिर भी जिन बच्चों की रुचि होती है, जिन बच्चों के पेरेंट्स साहित्य के महत्व को समझते हैं, तो वह बच्चों को ये कार्यक्रम से जुड़ने देते हैं और बच्चे कार्यक्रम से जुड़ करके और मुझे अब तक ध्यान ही नहीं आया था कि मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। कैमरा ऑन करने के बाद हमारी बात और ज्यादा अच्छे से संप्रेषित होती है। और टिप्पणी आई है प्रकाश जी पांडे की भी, और लिख रहे हैं कि मैंने जो थोड़ा बताया, पर मैं सोचती हूँ ये बाल प्रहरी का कार्यक्रम है और खास तौर से बच्चों के लिए है, तो हम उतना ही हस्तक्षेप करें, उतना ही बोलें कि बच्चों को अच्छा लगे। तो जैसे बच्चों ने अपनी कहानियां सुनाई,
तो मैंने भी हामिद का चिमटा क्या पता पहले पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई या बाद में पढ़ी जाएगी, तो मुझे नहीं मालूम, किंतु ये कहानी मुझे बहुत याद थी और बहुत मार्मिक कहानी है जो मन को छूती है। अंत तो ऐसा था इस कहानी का कि मैं अगर आज भी पढूं तो मेरे को रोना आ जाता है। और उस समय भी मैंने जब इसके जी नमस्कार। और उस समय भी जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो बड़ा मन को छू गई और मतलब उस कहानी को दिमाग से निकली नहीं, भूल नहीं पाई। मेरा बाल मन तब बहुत भी द्रवित हुआ और ये एक संदेश मन के छोड़ के गया था ये छाप उस समय कि हमें अपने बुजुर्गों के प्रति उतना ही सम्मान देना है, उनकी भी उतनी ही केयर की और हिफाजत की जरूरत है जितना वो हमारा को प्यार देते हैं, हमको केयर करते हैं, हमको भी उतनी ही उनकी देखरेख की जरूरत है। तो इस तरह की कहानियां बाल मन पे अच्छा प्रभाव डालती हैं। कहानी तो अगर प्रेमचंद की चर्चा करूं तो मैं बड़े भैया, गिल्ली डंडा, ये भी बहुत अच्छी कहानियां हैं और लगभग प्रेमचंद का लिखा हुआ सारा साहित्य बहुत ही सत साहित्य है और कई सारी चीजें उसमें समाहित होते हुए सबसे पहली चीज है उसकी संवेदनशीलता, उसकी पठनीयता और पाठक के मन में धीरे धीरे बस जाने की चीजें। तो आज जो बच्चों ने एप्पल्स भेज रहे या फ्रूट्स भेज रहे, इतना टेक्नोलॉजी तो मुझे नहीं मालूम कि वो खुश होकर के चीजें कुछ भेज रहे हैं स्क्रीन पर और नए नए शायद इनमें जुड़ भी गए ऐसे, तो बच्चे भेज रहे हैं। सब बच्चे को बहुत सारा प्यार। उमा खेतवाल जी भी मेरी बात को पसंद कर रही हैं और सरोजनी जी का भी आभार कि उन्होंने मेरी बात को पसंद किया। श्याम जी का भी आभार, संजय जी का भी आभार, सबका आभार। अब मैं बच्चों के लिए फिर से इस माइक को रिक्त करती हूँ और मुझे अवसर दिया, मुझे आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार। शुभा बिष्ट जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, किरोला साहब का, श्याम पलक पांडे जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्क्रीन पे आप सबको देख के बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। जी नमस्कार। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपके आशीर्वचनों ने हम सभी प्रतिभागियों को बहुत प्रेरणा दी और आपने हमें कहानी बताई कि कैसे वो बच्चा अपने शौक को, अपने सुखों को भूलकर कैसे अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद कर लेकर जाता है। ये कहानी मैंने भी अपनी नानी से सुनी थी, तो मुझे भी मेरी वो पल याद आ गए, वो क्षण याद आ गए जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो इसी के और आज वो फिर से मेरे दिमाग में, मेरे मन में वो छवि फिर से निकल कर आ गई। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ाते हुए हमारी 10वीं प्रतिभागी से मेरी बड़ी बहन हमारी पावनी खेतवाल की राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? पावनी जी, क्या आप उपस्थित हैं? हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी जोशी जी, कक्षा 6 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज मुंशी प्रेमचंद जी के 144वें जन्मदिन पर मैं आप सभी को उनकी एक कहानी बड़े भाई साहब प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, दो भाई छात्रावास में रहते थे। बड़ा भाई पूरा दिन भर पढ़ता रहता था, लेकिन छोटा भाई हमेशा खेलता रहता था। बड़ा भाई उम्र में तो छोटे भाई से 5 साल बड़ा था, लेकिन दर्जे में वह सिर्फ 3 कक्षा आगे था। जिस कक्षा को पढ़ने में 1 साल लगता था, उसी कक्षा को पढ़ने में बड़ा भाई 2 या 3 साल लगाता था। उनको लगता था कि ऐसा करने से उनकी नींव मजबूत होगी। बड़ा भाई सुबह जल्दी उठ जाता था और सुबह उठते ही पढ़ने लगता था और एक वाक्य को 10 या 20 बार लिखता था।
लेकिन छोटा भाई मौका लगते ही खेलने चला जाता था। एक बार बड़े भाई छोटे भाई से डांटते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम ऐसे ही खेलते रहोगे तो तुम क्या परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे? लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम वापस घर चले जाओ, यहाँ रहकर तुम खाली पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन छोटा भाई बड़े भाई की बात नहीं सुनता है और वह वापस से खेलने चला जाता है। वार्षिक परीक्षा होती है, उस वार्षिक परीक्षा में छोटा भाई उत्तीर्ण हो जाता है लेकिन बड़ा भाई अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब छोटे भाई को अपने ऊपर गर्व होने लगता है और अब वो खेलता रहता है। लेकिन बड़े भाई उसे फिर से बुलाता है और उससे कहता है कि इस बार तो तुम उत्तीर्ण हो गए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम अगली बार भी उत्तीर्ण हो जाओगे? तुम्हें नहीं पता कि इतिहास और अलजेब्रा कितने कठिन है। इतिहास में तुम्हें सारी तारीखें याद रखनी पड़ेंगी और अलजेब्रा में तुम्हें सारे फॉर्मूलाज। यह सुनकर छोटा भाई डर जाता है और बड़ा भाई उसके लिए एक समय सारिणी बनाता है, लेकिन छोटा भाई उस समय सारिणी का पालन नहीं कर पाता है, इसलिए वो वापस से खेलने चला जाता है। वार्षिक परीक्षा फिर से होती है, लेकिन इस बार भी छोटा भाई उत्तीर्ण हो जाता है और बड़ा भाई अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब उन दोनों में बस 1 साल का अंतर रह गया था। अब छोटे भाई को लगता है कि अगर वो इस साल भी उत्तीर्ण हो गया और बड़ा भाई अनुत्तीर्ण हो गया तो वो दोनों बराबर के हो जाएंगे और बड़ा भाई उसे डांट नहीं पाएगा, और वो ऐसा सोचते ही वापस से खेलने चले जाता है। अब बड़ा भाई उसे बुलाता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम इस बार भी उत्तीर्ण हो गए और मैं अनुत्तीर्ण हो गया तो मैं तुम्हें डांट नहीं पाऊंगा? लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। ऐसा कहते ही वह छोटे भाई को गले लगा लेता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अपने उम्र से नहीं, अपने कर्मों और कर्तव्यों से बड़ा होता है, और हम जितना पढ़ाई में ध्यान देते हैं उतना ही हमें खेलकूद में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेलकूद से हमारी बुद्धि का विकास होता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी कहानी बहुत सुंदर थी। आपने हमें बताया कि कैसे इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि अपनी उम्र से बड़ा होता है। तो बहुत अच्छी कहानी थी, एक अच्छी सीख के साथ कहानी थी। इसी के साथ अब हम आज के अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे भाई श्री अभय खेतवाल जी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बिजली नहीं है, तो मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता। जी भाई, कोई बात नहीं। नमस्कार, माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम अभय खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली है। मेरे जिले का नाम बागेश्वर है। मैं सबसे पहले श्री उदय किरोला सर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज की कार्यशाला में मुझे अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर को नमन करता हूँ और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय आकाश शाश्वत सर तथा उदय किरोला सर को मेरा नमन। मैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन के लिए कुछ परिचय देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। उनकी माताजी का नाम आनंदी देवी है। उनके पिताजी का नाम अजायब राय श्रीवास्तव है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में बीमारी के कारण हुई। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस बाल प्रहरी पटल से कैसे जुड़ा। तो मैं इस बाल प्रहरी पटल में अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक की मदद से जुड़ा। उन्होंने एक दिन हमें बताया कि बाल प्रहरी पटल में काफी कार्यशालाएं होती है। जो बच्चा बोल नहीं पाता है वो उसको इससे प्रोत्साहन मिलता है। जैसे इसमें शिक्षण कार्यशाला, त्वरित भाषण कार्यशाला, अभिव्यक्ति कार्यशाला
तथा सामान्य ज्ञान कार्यशाला होती है, जिससे बच्चे को बोलने का साहस प्रदान होता है। मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विमला भंडारी मैम को तथा विशिष्ट अतिथि पल्लवी बिष्ट को नमन करता हूँ। मैं श्री मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। पंच परमेश्वर, गोदान, पूस की रात, ठाकुर के कुएं, दो बैलों की कथा आदि। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी श्री मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसमें अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमायाची हूँ। झुमरी के पास दो बैल थे। वो उन दोनों बैलों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करता था और उनकी बहुत देखभाल करता था। एक दिन उसकी पत्नी का भाई गया वहां आया और उन दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने लगा और उन दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। हीरा मोती रास्ते में सोचने लगे, हमने तो अपने मालिक का पूरा काम किया पर उन्होंने हमें बेच क्यों दिया। उन्होंने गया को रास्ते में बहुत परेशान किया, पर गया जो था किसी तरह अपने दोनों बैलों को अपने घर ले गया और उन दोनों को खूंटे से बांध दिया और फिर उनको सूखा चारा डाल दिया और उस सूखे चारे को हीरा और मोती ने मुंह भी नहीं लगाया। कुछ दिनों बाद मोती ने सुझाव दिया कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वह एक रात वो दोनों अपनी रस्सी तोड़ के वहां सुबह जूरी के उठते ही वो जूरी अपने दोनों बैलों को अपने घर के सामने देखता है तो वह सब समझ जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि दोनों हीरा और मोती घर आ चुके हैं तो वो बोलती है अपने पति से कि ये घर क्यों आए, तो उसका पति झूरी बोलता है कि क्योंकि ये घर इसलिए आए क्योंकि तुम्हारे भाई गया ने इन्हें अच्छा खाना नहीं दिया। तो उसकी पत्नी बोलने लगी कि तुमने इनको बहुत मुंह लगाया है, यह कामचोर होते जा रहे हैं, उसने थोड़ा काम कराया होगा तो इसीलिए यह वापस आए। कुछ देर बाद वो गया जूरी के पत्नी का भाई गया दोबारा आया और बैलगाड़ी की सहायता से उन्हें अपने घर दोबारा ले गया और उनको वैसे ही खराब और सूखा चारा देने लगा और उन्होंने हीरा और मोती ने उस सूखे चारे को नहीं खाया। थोड़ी जब रात हो जाती तो वहां गया के घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी और वह अपने खाने में से दो रोटी उन दोनों को एक एक करके देती थी। उन दोनों से उनकी पेट की भूख तो नहीं मिटती पर उनकी प्यार की पर उनको यह लगता कि कोई तो हमारी फिक्र करने वाला है, तो वह उसके लिए वहां रहते थे। एक दिन मोती के मन में सुझाव आया कि हम जब बच्ची रात में रोटी लाएगी तो रोटी को खाने के बाद हम रस्सी को चबा लेंगे। पर इस बार जो गया था उसने उनको मोटी रस्सी से बांध दिया था क्योंकि वो भाग जाते थे, तो वह इस प्रयास में असफल रहे। लेकिन उस बच्ची ने उन दोनों को वह बच्ची जो छोटी सी बच्ची थी वो सब समझ गई और उसने उन दोनों को खोल दिया और वह खुशी खुशी चले गए। थोड़ी देर बाद उनको सामने से बहुत ताकतवर सांड दिखा। वो उनको बहुत गुस्से से देख रहा था, लेकिन जो हीरा और मोती थे उसमें से हीरा बोलने लगा, यह तो बहुत ताकतवर लग रहा है, आज तो बुरा फंसे। पर मोती बोलने लगा, हम दो है, वो अकेला, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे ही सांड हीरा पर हमला करता है तो मोती उसकी पीठ में अपने सिंह से वार कर देता है और जैसे ही सांड मोती पर वार करने के लिए पीछे मुड़ता है तो पीछे से हीरा उस पर वार करता है। ऐसे करते करते वह सांड घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है और
और वह दोनों खुश हो जाते हैं कि आज तो जान बच गई। फिर थोड़े आगे जाने के बाद उनको भूख तो लग ही रही थी, तो उन्हें एक मटर का बगीचा दिखा। तो मटर के बगीचे में जैसे ही उन्होंने एक निवाला खाया ही था, तो उस बगीचे के माली आ गए और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और उन्होंने उन दोनों को एक गोदाम में बंद कर दिया। पर उस गोदाम में वह दोनों अकेले नहीं थे, क्योंकि वहाँ 3 घोड़े, 2 गधे, 2 बकरी और दो भेड़ भी थे और उनकी हड्डियां बाहर निकल रही थी। और जिससे हीरा बोलने लगा, शायद से इनको खाना नहीं मिलता होगा। अगर हमें भी खाना नहीं मिला तो हम तो भूख से तड़प कर मर जाएंगे। और मोती ने सोचा क्यों ना दीवार तोड़ दी जाए। वो प्रयास करता रहा पर वो असफल हुआ, लेकिन एक बार उसने अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर मारा तो दीवार एक हाथ टूट गई, जिससे हीरा को लगा कि मैं इसकी मदद करता हूँ और उन दोनों ने वो दीवार तोड़ दी। सबसे पहले उस रास्ते से घोड़े गए, घोड़े जाने के बाद बकरी भेड़ भी गए, पर उन 2 बैलों ने देखा कि अभी भी 2 गधे वहीं पे बैठे हैं। तो उन्होंने उन गधों से पूछा कि तुम भाई जा क्यों नहीं रहे हो, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तो उसमें से एक गधे ने बोला कि भाई अगर हम यहाँ से गए और अगर हम दोबारा पकड़े गए तो हम तो बहुत मार खाएंगे। और यह सुनकर मोती को बहुत गुस्सा आता है और वह उन दोनों को जबरदस्ती उनसे भगाता है। और जैसे ही उनकी अपनी भागने की बारी आती है तो वहाँ वो माली आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। और वह सोचते हैं कि ये दोनों तो बहुत समझदार है। वो दूसरे दिन उन दोनों की नीलामी करते हैं। उन दोनों को एक व्यापारी बहुत ज्यादा पैसों में खरीद लेता है और वह जैसे ही उनको अपने घर ले जा रहा होता है तो वह घर जूरी के गांव से निकलता हुआ जाता है, जिससे उन दोनों बैलों को यह रास्ता जाना पहचाना लगा और उनमें पूरा सामर्थ्य खत्म हो चुका था चलने का। पर वो रास्ता देखकर उनमें अचानक से ऊर्जा आ जाती है और वह तेजी से चलने लगते हैं और वह जूरी के घर के आंगन में चले जाते हैं। और जूरी एक बिस्तर पे लेटा होता है और जब वो उन दोनों को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों के सर पे हाथ फेरने लगता है। पर पीछे से व्यापारी आता है और बोलता है कि यह मेरे बैल है, मैं इनको नीलामी से लाया हूँ। तो जूरी बोलता है कि यह नीलामी में कैसे गई, इनको तो मैंने बेचा भी नहीं। तो फिर वह बोलते ही जब वो व्यापारी अपना जवाब देने लगता है तो जो मोती था उसको बहुत गुस्सा आता है और वह उस व्यापारी पर हमला कर देता है और उसे जब तक वो गांव से बाहर नहीं जाता तब तक उसे भगाता है और व्यापारी वहां से दुखी होकर चला जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। अब इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री श्याम पलट पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय वृंदा। और बहुत दिनों बाद आप जोड़ रही हैं, लेकिन बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, कुशल संचालन। आपको सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका आत्मविश्वास तो जबरदस्त है ही, साथ ही साथ संचालन की कला कौशल में भी आप माहिर हैं। आगे बढ़ने मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देवभूमि उत्तराखंड से मैं वृंदा। मेरी कहानी का शीर्षक है बड़े घर की बेटी। ये मुंशी प्रेमचंद जी की एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है, जिसमें आनंदी एक अमीर घराने से मध्य वर्गीय परिवार की बहू बनकर आती है। वहां के हालातों के अनुकूल वह अपने आप को ढाल तो लेती है। वह अपने देवर से अपमानित होकर भी घर की इज्जत बचा लेती है। आनंदी के उच्च संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं। आनंदी भूप सिंह की बेटी थी। वह सुंदर व सुशील थी। वह अपने मायके में बड़े ही लाड प्यार से पली थी। आनंदी का विवाह बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से हुआ था।
बेनी माधव सिंह एक जमींदार था, लेकिन उसकी अब सारी जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गई थी। अब वह खाली एक साधारण किसान ही रह गया था। आनंदी का पति श्रीकंठ पढ़ा लिखा नौजवान था, शहर में काम करता था, लेकिन उसका परिवार गांव में था और उसके घर में सुख सुविधाएं भी बहुत कम थी। फिर भी आनंदी ने अपने आप को घर के अनुकूल बनाए रखा। वह खुशी के साथ जीवन यापन करने लगी। श्रीकंठ पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित और भारतीय संस्कृति का अनुयायी भी था। संयुक्त परिवार का हिमायती भी था। श्रीकंठ के छोटे भाई का नाम लाल बिहारी सिंह था। वह अनपढ़ था। एक दिन लाल बिहारी सिंह ने खाना खाते समय घी मांगा। घी खत्म हो चुका था, अतः आनंदी घी नहीं दे पाई। इस कारण लाल बिहारी सिंह ने गुस्से में भाभी तथा उसके मायके वालों को अपशब्द सुना दिए। पर आयोजित कहानी वाचन कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और बच्चों ने एक से एक सुंदर अंदाज में कहानियां सुनाई। उसमें नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी और पूस की रात, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी और एक दो कहानियां और हैं जिनको बच्चों ने बड़े हाव भाव के साथ और के साथ सुनाई। सभी बच्चों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है, नेट की बाधा है और अनेक बच्चे नहीं जुड़ पाए। इसके बावजूद भी जो बच्चे जुड़े, उन्होंने प्रेमचंद की नई कहानियों को, उनकी पुरानी कहानी को नहीं लिया और कहीं ये नहीं है कि पृष्ठ पेषण हो। एक बच्चे ने जो कहानी सुनाई, दूसरा भी वही सुना रहा है, तीसरा भी सुना रहा है, सबने अलग अलग कहानियां सुनी। ऐसा आदरणीय केरोला जी ने निर्देश दिया। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष अभी खेतवाल हैं, कक्षा 7 के छात्र हैं, वरुण जी बागेश्वर सिंह। उन्होंने बड़े घर की बेटी कहानी बहुत ही अच्छे ढंग से सुनाई और मंत्रमुग्ध कर दिया। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई अध्यक्ष बनने के लिए, अध्यक्ष वक्तव्य के लिए और सुंदर कहानी वाचन के लिए। आज के हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पल्लवी विष्ट है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से। उन्होंने नमक का दरोगा कहानी सुनाई। नमक का दरोगा बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और इसमें सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है। ईमानदारी पुरस्कृत होती है, जीते ही नहीं होती बल्कि वो पुरस्कृत भी होती है। प्रेमचंद जी ने इस बात को इसमें दर्शाया है। बहुत सुंदर कहानी है। हमारे पाठ्यक्रम में ये कहानी नमक का दरोगा अक्सर लगी मिलती है, पढ़ने को मिल जाती है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ कुमारी पल्लवी विष्ट की
जी को, एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, दूसरा सुंदर वक्तव्य के लिए, तीसरा सुंदर कहानी वाचन के लिए। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी हैं, जो सलिला संस्था सलूमा राजस्थान से हैं। आदरणीय दीदी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और वे इस समय देश की शीर्षस्थ कथा लेखिकाओं में, कहानी लेखिकाओं में एक पहली पंक्ति कहानी लेखक, और हम जैसे कहानी लेखक जो कि कहानी लेखन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, शुरुआत से ही कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश भी देती। हमारा जो पहला संकलन आ रहा है कहानियों का, उसकी भूमिका आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने ही लिखी है, और बीच बीच में उनके निर्देश भी प्राप्त होते रहते। तो बड़े सौभाग्य की बात है। और आदरणीय विमला दीदी ने संचालन की सराहना की, कार्यक्रम के आयोजन की सराहना की, और उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद जुड़ पा रही हैं, यद्यपि जुड़ना चाहती हैं, लेकिन व्यस्ततावश नहीं जुड़ पाई। और बच्चों ने जो प्रस्तुतियां दी उनकी भूरिभूत प्रशंसा। आदरणीय विमला दीदी ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कहानी सम्राट नहीं। और उनके उपन्यास तो कहने क्या है, गोदान है, गबन है, और बहुत सारे उपन्यास लिखते रहे, वो जीवन भर लिखते रहे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने हामिद के चरित्र के बारे में बताया। ईदगाह कहानी है, कैसे ईद के मेले में जाता है, बच्चे वहां बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसका भी मन ललचाता है, लेकिन वो देखता है, उसे याद आता वो कि उसकी बूढ़ी दादी जब रोटी बनाती हैं तो उनका हाथ जल जाता है, क्योंकि घर में चिमटा नहीं। तो जो पैसा या जो रुपए लेके जाता है, उससे एक चिमटा खरीद। और बच्चों से आपस में बाल मनोविज्ञान की अप्रतिम कहानी, गहरी संवेदना जगाने वाली कहानी है। और जब वो आता है, दादी रोने लगते हैं कि तू क्या ले आया, तुझे तो मिठाई खानी चाहिए थी और कुछ लेना चाहिए था। उसने जब बताया कि आपका हाथ जलता जाता है इसलिए हमने लिया है, तो दादी उसे गले लगा कर रोने लगी। अजीना दीदी ने इसके बारे में विस्तार से बताया, हामिद के चरित्र के बारे में अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और आज भी जुड़े हुए हैं, और जुड़कर वे अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते। आदरणीय सरस्वती जी ने गोदान की चर्चा की कि गोदान जो उपन्यास है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में एक उपन्यास गिना जाता है। इसकी रचना प्रेमचंद जी ने, और बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी हैं। उनकी कहानियां जो एक बार पढ़ लेता है वो उसे याद हो जाती। आदरणीय सरस्वती जी ने केवला जी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, और उस दिन ये संगोष्ठी रखना या ये कार्यशाला रखना बहुत ही अच्छा प्रयास है, और बच्चों में प्रेमचंद के प्रति समझ को बढ़ाने वाला है। प्रेमचंद जी कैसे कहानियां लिखते थे, क्या क्या चीजें थी, तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रणाली उद्बोधन पे मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, कुशल नमन और वंदन करता हूँ, और अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी सुनने योग्य होता है, क्योंकि वो लाभप्रद होता है। उसमें नए ढंग से चीजों को विश्लेषित किया जाता है, नई नई चीजें लाई जाती।
मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल बाया इस प्रकार हैं: आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू मठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय जानकी खेतवाल मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज अमेठी से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय शैली मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और साथियों, यहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो, और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो इस कार्यक्रम को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों ने जो कहानियों का चयन किया होगा, निश्चित रूप से अभिभावकों की राय में। अभिभावक तमाम तरह के संसाधन मुहैया कराते हैं, और उनमें से ये है जो प्रस्तुत देनी है उसका पूर्वाभ्यास है, कहानी का चयन है या कविता का चयन है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में रोचकता है, सरसता है, विविधता है, और वो कार्यक्रम बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक। अब प्रेमचंद के बारे में उनकी कहानी पढ़ ली हमने, बहुत से कहानीकारों की कहानियां पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, और लेकिन आज जब उन पर परिचर्चा हुई और इतने विस्तार से उनके बारे में पता चला, तो बच्चों का निश्चित रूप से ज्ञान, उनके ज्ञान में वृद्धि हुई। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं करोला जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पिछले साल भी हुआ था, और मेरे ख्याल से 2-3 सालों से चल 31 जुलाई का। मैं करोला जी के इन प्रयासों को कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की आदरणीय डॉक्टर भंडारी मैम को आदर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय वृंदा को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। वृंदा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने आशीर्वचनों से हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, और इसी के साथ अब मैं छूटे हुए प्रतिभागियों को बुलाती हूँ, और उन सभी प्रतिभागियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपनी प्रस्तुति को अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट के अंदर खत्म करने की पूर्ण कोशिश रखिएगा। पल्लवी भिष्ट जी, क्या आप उपस्थित हैं? यशस्वी जी, विजय जी, इप्सिता जी, पावनी जी। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी जी को। जी वृंदा दीदी, वृंदा दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में आपने बहुत ही उम्दा संचालन किया, और आपकी जो प्रेमचंद जी की कहानी का प्रस्तुतिकरण आपके द्वारा किया गया, वो भी बहुत ही उत्तम था, सुंदर था। उसके लिए मैं टोकरी भर के आपको स्नेह प्रेषित करता हूँ, आशीष प्रदान करता हूँ कि बेटा फॉर कैरी ऑन कहता हूँ। आप भविष्य में अच्छे साहित्य सृजन करने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, ऐसी और शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाल प्रेरी मंच पर आज की कार्यशाला है, वो कार्यशाला प्रेमचंद जी के 144वां जो जन्मदिन है आज,
उनकी कहानियों को वाचन करने को लेकर आदरणीय उदय किरण सर के माध्यम से की गई है। और ये बाल प्रेरी का 966वां ऑनलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर गीता भंडारी जी, जो सलीला संस्था सलूम्बर राजस्थान से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप निरंतर बाल प्रेरी मंच से जुड़ती हैं। आपका बाल प्रेरी के प्रति जो प्रेम स्नेह है उसको भी मैं नमन करता हूँ। आपका स्नेह इसी तरह से इस मंच पर बना रहे, बाल प्रेरी पर बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हो, आपको साधुवाद देते हैं। और आपने आज बच्चों की जो कहानियों के प्रस्तुतिकरण का जो तरीका था, जो उन्होंने कहानी का वाचन किया, उसके लिए भी आपने बच्चों की सराहना की। आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पल्लवी विष्ट दीदी, जो रानीखेत अल्मोड़ा से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अभय खेतवाल भैया करौली बागेश्वर से, आपका भी स्वागत है। और कनकल हरिद्वार से स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल से कक्षा 7 के विद्यार्थी के द्वारा संचालन किया जा रहा था। वृंदा दीदी, एक बार पुनः आपको हम टोकरी वर्कर के आशीर्वाद स्नेह प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रमों में प्रतिभा करने वाले जो दोस्त हैं, नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत से, यशस्वी दीदी अमेठी गौरीगंज से, दिव्यांशु खेतवाल भैया बागेश्वर से, विजय सिंह उड़िया भैया बागेश्वर से, मानसी रोटेला दीदी रानीधारा अल्मोड़ा से, दीक्षिता चमियाल दीदी नई डेयरी से, दीपांशु भोज भैया अल्मोड़ा से, हार्दिक तिवारी भैया चमोली से, और बड़ी दीदी काव्यांजलि जी अल्मोड़ा से, पावनी खेतवाल दीदी बागेश्वर से, और यशस्वी जोशी दीदी अल्मोड़ा से की। आपने प्रेमचंद जी की जो लोकप्रिय कहानियां हैं, उन कहानियों का आपने आज वाचन किया और अपने शब्दों में वाचन किया, क्योंकि कहानी के जो कहानीकार होते हैं, उनकी कहानी को यदि हम हूबहू शब्दों में लेके कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें हमारी मौलिकता कई बार नहीं आती। और कहानी क्योंकि उसकी शब्दावली में कई बार लंबा पाठ्य होता है, लंबे तथ्य होते हैं, तो हम जो हमारा जो समय का जो अंतराल है, समय प्रबंधन है, वो भी कई बार गड़बड़ा जाता है। मैं आप सभी दोस्तों को आज की कहानी प्रस्तुतिकरण के लिए बधाइयाँ देता हूँ। प्रेमचंद जी की जो बाल सुलभ कहानियां, जिन पे बाल मनोविज्ञान के ऊपर शोध पत्र लिखे गए हैं, मैंने एक शोध पत्र तैयार किया था कि प्रेमचंद की कहानियों में बाल मनोविज्ञान का के प्रभाव का अध्ययन, इस पे मैंने एक पत्र तैयार किया था। और उसमें 3 कहानियों को मैंने प्रमुखता से केंद्रित किया था। उसमें एक तो हामिद जो है बहुत ही प्रभावशाली पात्र में, इसके अलावा एक बड़े भैया जिसमें पतंगबाजी के ऊपर कहानी को केंद्रित किया गया था, और उसमें बाल मनोविज्ञान कैसे बच्चे का और एक बड़े का जो मनोविज्ञान है उसका तुलनात्मक अध्ययन देखने में आता है। तो प्रेमचंद जी की जो कहानी के पात्र हैं, वो पात्र बहुत अद्भुत है। और अद्भुत इसलिए है कि उन्होंने बहुत बारीकी से ग्रामीण पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है, और जो तत्कालीन व्यवस्था थी उस व्यवस्था में उन्होंने जो किसानों की भूमिका, महिलाओं की स्थिति, बालिकाओं की कहानियों में पृष्ठभूमि, और उस समय का जो किसानों के बारे में कहते थे, जो उनका एक जो गोदान उपन्यास है, उसमें एक स्टेटमेंट अर्थव्यवस्था के ऊपर हमेशा आता रहा है कि भारत का किसान कर्ज में जन्मता है और कर्ज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जीवन भर जो है वो कर्ज में रहता है। जो आपने एक कहानी भी बच्चों ने प्रस्तुत की जिसमें ये दृश्य दिखाई देता है। उसका हमने नाट्य रूपांतरण भी उस कहानी का हमने भोपाल में हमारे साथियों ने किया था 2021-22 में। तो प्रेमचंद जी अपने आप में अनोखे रचनाकार हुए, और उन्होंने तत्कालीन समाज की विद्रूपता का जो प्रदर्शन अपने साहित्य में और लेखन में लेखनी में के माध्यम से हुआ है, उसमें बहुत सारा शोध हुआ है। प्रेमचंद के साहित्य के ऊपर अनंत
जो है वो पीएचडी प्रदान की गई और वो उनके उपन्यास सम्राट के रूप में उनकी जो भूमिकाएं हैं उनके ऊपर बहुत सारा तुलनात्मक अध्ययन किया गया। और जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने भी इस बात को रेखांकित किया, आदरणीय श्यामपल पांडे सर ने भी इस बात को अंडरलाइन किया कि प्रेमचंद न केवल भारतीय साहित्य के क्षेत्र में अपने उपन्यास विधा में जाना माना नाम है, अपितु विश्व के पटल पर भी उनके उपन्यासों के ऊपर शोध हुए और तुलनात्मक अध्ययन। तो भारत की तत्कालीन स्थिति का पता लगाने के लिए प्रेमचंद के उपन्यासों को की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा था। आज की कार्यशाला में आपने प्रेमचंद जी की 144वें जन्मदिन के माध्यम से उनकी कहानियों का वाचन किया और हम सब ने उनकी कहानियों को आपके वाचन के माध्यम से प्रस्तुत किया और ज्ञानवर्धन किया। तो मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। और आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामपल पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर की जो ज्ञान की त्रिवेणी है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और आदरणीय उदय जी की जो ऋषि तपश्चर्या है, बाल ऋषि का जो उनका बालपन है, उसको मैं अनंत अनंत अनेकानेक शब्दावलियों के साथ सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े मैं उन सबका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर सभी बच्चों को एक बार पुनः आज की कार्यक्रम की बधाइयाँ देता हूँ। मैं भी अभी मेरा कार्यशाला आज समाप्त हुई और मैं रेलवे स्टेशन वेटिंग में बैठा हूँ और यहीं से आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं शब्दार्थी के साथ में अपनी वाणी को काम देता हूँ और गंगा दीदी को मंच सौंपते हुए एक बार पुनः उनको ढेर सारे स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करते हुए बधाइयाँ देता हूँ और अपनी वाणी को शुभ रात्रि। गंगा दीदी। जी सर, आपने बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी एक अनोखे कवि थे और इस बात को मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में समाज की जो गहराई दिखती है वो शायद किसी और लेखक की कहानी में ना दिखे। उनकी महानता के बहुत से कारण हैं। उनका गरीबों से, किसानों और जो धर्मनिरपेक्ष समाज है उसके प्रति उनके मन में एक बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब वो चाहते थे कि साहित्य जो है वो लोगों को जगाए, उनके अंदर एक जागरूकता फैलाए और वह सच में ये चाहते थे कि समाज जो है वो एक विशेष वर्ग के बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाए। तो सर आपका बहुत बहुत आभार और इसी के साथ कार्यक्रम की अर्थपूर्ण संपूर्ति के लिए